हाय गाइस, वेलकम टू वीएन कोचिंग क्लासेस। ज़िंदगी में हमेशा उन से दूर रहना जो आप में वो भी कमी बताए जो आप में है ही नहीं, वरना आप अपनी वो क्वालिटीज़ भी खो बैठोगे जिसके दम पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। सो गाइस, अब हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 जो कि है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या पढ़ा कि कहीं राज्य बने, कहीं बिखरे, कहीं का उत्थान हुआ, कहीं का पतन हुआ। ठीक है, बट इसी सब के बीच में कहीं हमने पढ़ा भी है कि संस्कृतियों का भी बनना हुआ, उनकी अपनी कलाएं होगी, अपनी दस्तकारियाँ, अपनी उत्पादक गतिविधियाँ अलग अलग होती थी। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो नियम वगैरह थे वो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए जाते थे। पूरा समाज उन्हें मानता था, इवन जो बड़े बड़े राजा होते थे वो भी उन्हें मानते थे। बट इन्हीं जटिल समाज के बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं थे, वो इन सब चीज़ों से परे होते थे। जैसे जो लोग ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वो असमान वर्ग में विभाजित थे। मतलब ये नहीं है कोई ज़्यादा अमीर है, कोई ज़्यादा गरीब है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो ऐसे अक्सर समाजों को ना जनजातियाँ कहा जाता है। हमारे इंडिया में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती है और जो कुछ जनजातियाँ हैं वे अलग अलग काम करती थी। जैसे कोई जनजाति तो खेती कर रही है, कोई पशुपालन कर रही है, ठीक है, और कोई दोनों काम कर रही है, और कोई शिकारी। ठीक है, तो ये मिला जुला रूप है। ज़रूरी नहीं है कि जनजाति है कोई एक ही टाइप का काम करेगी, पर अलग अलग टाइप का काम वो कर सकती थी या फिर वो कॉम्बिनेशन में इसका यूज़ करती थी। और जो रहने का डिवीज़न होता था वो डिवीज़न भी दो तरह से हो जाता था जनजातियों का, कि भाई कुछ तो एक ही जगह पे रहती थी। जैसे ये बोला जाता है ना कि अंडमान निकोबार में बहुत सारी जनजातियाँ मिलती है, वहाँ पे जंगल बहुत है। ठीक है, तो कुछ तो एक ही जगह पर, ठीक है, रहेंगी, कुछ जनजातियाँ तो एक ही जगह रहेगी, और जो कुछ जनजातियाँ हैं वे खानाबदोश होती थी तो वो ट्रैवलिंग करती है। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह घूमना, ऐसे ही लोगों को खानाबदोश या फिर खानाबदोश बोला जाता है। और इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है कि ये खुद के बनाए नियमों के आधार पे काम करते हैं। ब्राह्मणों ने जो नियम थोप दिए या क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं वो कभी मानते थे। और ये जनजातियाँ या तो जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में या फिर दूसरी दुर्गम जगह जहाँ पे लोग जल्दी से ना पहुँच पाए, ऐसी जगहों पे ये रहती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि भाई ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा सब इनसे कट के ही रहे, कभी कभी भाई समाज में इनका आना जाना भी होता था, तो टकराव भी होता था किन्हीं चीज़ों को लेके। बट फिर भी इन लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाए रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाए रखी। अब पढ़ते हैं कि जनजातीय लोग थे कौन। इतिहासकारों ने और मुसाफिरों मतलब यात्रियों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम बताया है, क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा राजाओं में या फिर जो उस समाज में रहने वाले, उस सभ्य समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनको ही बोला जाता था कि भाई मतलब उन पे फोकस होता था उनका। और कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो जनजातीय लोग ये ना लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। उनकी ये था कि बस हमने कोई नियम बना दिया, वो पालना है, उसका पालन करना है और ये परंपराएं अपनी नई पीढ़ी को विरासत में देनी है। ये है कि बस जो आज के इतिहासकार हैं इन जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन्हीं उसका इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों से पता करते हैं भाई इनके पूर्वज क्या करते थे, क्या काम है इनका, क्या नहीं है, ऐसे करके इतिहास लिखते हैं। वैसे तो जो जनजातियाँ हैं भारत के हर क्षेत्र में पाई जाती हैं,
बट ये ज़रूरी नहीं है कि जिस एरिया पे जिस जनजाति का प्रभाव है वो लंबे टाइम तक ही टिका रहेगा या फिर हमेशा वो ही रहेगा। टाइम के साथ चेंज भी हुआ। जैसे पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है। लेटर ऑन मतलब उसके बाद गख्खर, इवन उनका तो जो मुखिया था कमल खान गख्खर, उसको बादशाह अकबर ने मनसबदार भी बना दिया था। बल्कि मुल्तान और सिंध जब आज़ाद थे, इन द सेंस कि मुग़लों के द्वारा हड़पने से पहले या फिर मुग़लों के द्वारा उस पर राज्य स्थापित करने से पहले, लंगा और अरघुन ज़्यादा पावरफुल थे। इवन उत्तर पश्चिम में एक बहुत बड़ी और पावरफुल जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियाओं वाले कोई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे और पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। ऐसे ही अगर हम उत्तर पूर्वी की साइड चले जाए तो वहाँ पे नागा, अहोम और दूसरी जनजातियाँ उनका पूरी तरह प्रभुत्व था। मतलब कि ये एक रफ मैप बना है इंडिया का, तो इसमें बस समझने के लिए, इंडिया के उत्तर पश्चिम में इस साइड बलोच जाति और इस साइड नागा और अहोम जातियों का प्रभुत्व था। बल्कि जो एरिया अब बिहार और झारखंड के कई इलाकों में आता है, उन इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार काफ़ी पावरफुल हो चुके थे। और मान सिंह जो कि अकबर के प्रसिद्ध सेनापति ने 1591 में चेर पे हमला किया, काफ़ी लूटपाट मचाई, अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया, बट पूरी तरह ना वो अपने अंडर में उनको कर नहीं पाए। बट औरंगजेब के टाइम में इनके कई किलों पे कब्जा कर लिया गया था और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया था मुगलों ने। इस एरिया में मुंडा और संताल भी इम्पोर्टेंट थे, बट ये है कि जो ये मुंडा और संताल थे ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। मतलब हमें बोल सकते हैं कि बिहार और झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में मुंडा और संताल जनजातियाँ पाई जाती थी। और अब बढ़ते हैं थोड़ा साउथ इंडिया की तरफ। कर्नाटका और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद और तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे, ठीक है। कोली लोग तो गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे कुछ, और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की भी विशाल आबादी थी, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटका की पहाड़ियों में कोली और बेराद, बल्कि जो कोलियों के कुछ लोग थे वो गुजरात में भी रहते थे, और कुछ दक्षिण में कोरागा, वेतर और मारवाड़ और दूसरी जनजातियाँ भी वहाँ पे रहती थी, उनकी विशाल आबादी थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है वो है भील की, जो कि पश्चिम और मध्य इंडिया में फैली हुई थी। ये है कि 16वीं सदी के अंत तक कुछ लोग तो खेतीहार और ज़मींदार भी बन चुके थे, बट ये है कि कुछ लोग तभी भी शिकारी और संग्राहक ही बने रहे। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि करंटली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र में गोंड लोग, ठीक है, गोंड जनजाति कहाँ पे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैले हुई थी। और यहाँ पर जनजातियों से रिलेटेड कुछ इमेजेस दी गई है। और अब देखते हैं कि जो खनाबदोश थे या फिर जो घुमंतु लोग थे वो कैसे रहते थे। खनाबदोश लोग अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे और उनका जीवन दूध और पशुचारी उत्पादों पर, मतलब कि जो प्रोडक्ट्स हमें पशुओं से मिल सकते हैं उस पर निर्भर था, ठीक है। वे खेतीहार मतलब खेती करने वाले गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन आदि ले लेते थे और उसके बदले में ऊन, घी इत्यादि दे देते थे। तो उसको क्या बोलते हैं? विनिमय। एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना, विनिमय, या फिर वस्तु विनिमय भी उसको बोला जाता था। कुछ खनाबदोश तो अपने जानवरों पर सामानों की
ढुलाई का भी काम करते थे और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद भी, मतलब भाई एक जगह से आ रहे हैं, उन्हें लगा कि यहाँ पे अच्छा सामान मिल सकता है या फिर हमारा सामान अच्छे प्राइस पे जा सकता है, तो वो उसको सेल कर देते थे या फिर परचेज़ कर लेते थे। और खानाबदोश लोगों में बंजारा लोग सबसे इम्पोर्टेंट थे और उनका कारवा टांडा कहलाता था। ठीक है, और अगर बंजारों के बारे में और जानना है तो एक पुरानी मूवी है ऋषि कपूर और श्रीदेवी की, बंजारन, उससे भी बहुत अच्छा मालूम पड़ सकता है कि बंजारे लोग एग्जैक्टली बोला किसे जाता था। तो अब चैप्टर पे वापस आते हैं। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बंजारों का ही इस्तेमाल करके बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई करवाया करता था, जिससे उनको भी काम मिल जाता था। और बादशाह जहांगीर ने तो अपने उसमें ये भी लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेच देते थे और सैन्य अभियानों के दौरान वे मुग़ल सेना के लिए खाद्यान्नों का, मतलब खाने के सामान की भी ढुलाई करते थे। कुछ भी चीज़ चाहिए, भाई सेना दूर दूर जाती थी अभियानों पे लड़ाई वड़ाई करने, अब वहाँ पे उनको खाने के लिए भी चाहिए, तो इसलिए वो लोग बैल का यूज़ करते थे, बंजारे बैल का यूज़ करते थे। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किसी भी बड़ी सेना को सर्व करने के लिए कम से कम 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। 17th सेंचुरी में, 17वीं सदी में एक अंग्रेज़ व्यापारी आया था पीटर मंडी, तो उसने बंजारों के बारे में बताया है। और कुछ और पशुचारी जनजातियाँ भी थी जो घोड़े और मवेशी, मतलब वही पशुओं को पालने पोसने के जैसा काम करती थी। फिर जब वो अच्छा कुछ हो जाता था, अच्छी ग्रोथ हो जाती थी, तो उनको संपन्न लोगों को बेच देते थे। कोई छोटी मोटी फेरी वाले, मतलब जैसे रेडी पे लगा के आजकल बेचते रहते हैं, वो छोटा छोटा सा अपनी बैलगाड़ी में बेच देते होंगे। तो फेरी वालों की विभिन्न जनजातियाँ भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। और ये लोग क्या रखते थे, स्पेशली रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे माल भरने के लिए, उसे ढोने के लिए, ऐसे वो लोग सेल किया करते थे। कभी कभी तो जो भिक्षुक थे वो भी बेचारे सौदागर बन जाते थे। नृत्यकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की जातियाँ, तमाशबीन मतलब जो तमाशा दिखाने वाले हैं, जैसे मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जो मदारी वगैरह होते हैं, रस्सी बांधी बीच में खेल दिखाना शुरू कर दिया, ऐसे टाइप के तमाशबीन भी जातियाँ थी और अपनी कमाई के लिए अलग अलग जगह पे जाके अपनी कला का प्रदर्शन करना। ठीक है, और ये एक इमेज दे रखी है हमें कांसे के मगरमच्छ की। ठीक है, और ये बिलोंग करती है कोट जनजाति से, उड़ीसा से। और अब पढ़ते हैं नई नई जातियाँ और श्रेणियाँ। क्या हुआ कि जो पहले की जनजातियाँ थी, जो जातियाँ थी, वो कैसे चेंज हुई। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती चली गई, नए टैलेंट की ज़रूरत पड़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती रही, तो वर्णों के भीतर, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण हैं, इनके भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। जैसे ब्राह्मणों की कई सारी जातियाँ सामने आ गई और कई जनजातियों या फिर सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया, उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया। ठीक है, कई जनजातियों को जातियों का दर्जा दे दिया। और जिनकी भाई स्किल्स बहुत अच्छी थी, उन्होंने इसको मास्टर किया हुआ था, तो कुछ सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री भी ब्राह्मण ने जाति में ही शामिल कर लिए और वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। फिर क्या हुआ, पहले तो चलते थे वर्ण, सबसे पहले तो शुरू हुआ आपके काम के आधार पे, फिर जन्म के आधार पे, और अब जातियाँ बन गई थी। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सो मीट यू गाइस इन पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 7. सो टिल देन, प्लीज़ do like, do share, do subscribe. Thank you.